नमस्कार जी मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं वसीम मंजंदा। मोदी सरकार को 2 साल पूरे हो चले हैं। क्या है 2 साल का लेखा जोखा, क्या अचीवमेंट्स रही हैं मोदी सरकार की? बात करने के लिए हमारे साथ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्टर राजीव प्रताप रूडी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2 साल मोदी सरकार के, आपको क्या लगता है सरकार ने इन 2 सालों के अंदर क्या अचीव किया है? देखिए, पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत के साथ देश में सरकार आई। कई सारे विधायी कार्य हमने संपादित किया और मोटे तौर पे लोकसभा राज्यसभा में कार्रवाई हुई, लेकिन एक दो जो बहुत महत्वपूर्ण जिसे हम समझते थे जीएसटी पर लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा में लंबित है। कानूनी स्तर पर जो कई सारे परिवर्तन किए गए, लेकिन अगर आप मुझसे सीधे तौर से पूछें कि देश के लोगों के लिए क्या हुआ, हम अगर सामान्य लोगों के बारे में करें, गरीबों के बारे में करें, तो कुछ ऐसी योजनाएं जो देश के कल्पना से बिल्कुल ही बाहर थे। प्रधानमंत्री जनधन योजना में लगभग 30 करोड़ नए अकाउंट, जिस प्रकार से मुद्रा योजना में लगभग 1 करोड़ लोगों को, 1 करोड़ 23 लाख लोगों को, शायद ये संख्या और भी ज़्यादा है, पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में इसकी संख्या और बढ़ गई। उस बड़े अनुपात में लोगों को, छोटे छोटे वैसे लोग जो छोटा रोजगार व्यापार करना चाहते थे, उनको ऋण, और वो भी बिना कोलैटरल का। इसके अलावा अगर आप देखें, एक योजना जो कल तक एलईडी बल्ब्स में जिसकी कीमत 3 साल पहले 400 रुपये, 350 रुपये, आज पूरे देश में एलईडी बल्ब्स लगभग 80 से 100 रुपये के आसपास आ जाता है। आप और भी किसी क्षेत्र में, मेरा मंत्रालय स्किल डेवलपमेंट है, जिस बड़े पैमाने पर 1 करोड़ नौजवानों को प्रशिक्षण करने का, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पहले जो अंश था उसको लगभग 50% बढ़ा करके फसल बीमा योजना का विस्तार, कोई भी ऐसा, क्योंकि हमारे सरकार का संकल्प है किसान, गरीब, मजदूर, नौजवान, बेरोजगार और ऐसे समाज के लिए सरकार काम कर रही है। कई फ्लैगशिप प्रोग्राम हैं जिनका आपने जिक्र किया, जिसमें कि आपने डिजिटल इंडिया है, जिसमें आपका अब एलईडी बल्ब पहुंचाना है, जनधन योजना है, फ़ायदा मिल रहा है लोगों को, ग्राउंड लेवल तक पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री बीमा योजना भी अभी शुरू किया आपने, अब फ़ायदा ग्राउंड लेवल तक पहुँचना शुरू किया इसका, ये बिल्कुल दिख रहा है। और देखिए, किसी भी सरकार में, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जिस प्रकार से योजनाओं को बनाते हैं, सिर्फ योजना को बनाना ही नहीं, आज देश के 18,000 गाँवों को हम लोगों ने एक वर्ष में, जिन गांव में आज़ादी के बाद से बिजली थी ही नहीं, 18,000 गाँवों में हम लोगों ने बिजली पहुंचाया। और 2019 तक देश का एक भी ऐसा गांव नहीं बचेगा जहां भारत सरकार के पैसे से, हालांकि राज्य सरकारें उन योजनाओं का नाम बदल देती हैं और वो औसतन फेडरल सिस्टम में जो भारत का पैसा जाता है उसे राज्य सरकारें अपने मुहिम में लगा देती हैं, लेकिन ये सब केंद्र का पैसा है। और जिस प्रकार से हम लोगों ने एक वर्ष में 18,000 गांव, जहां कभी किसी ने रोशनी देखी नहीं, और ये मूलतः बड़े राज्य थे जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार में बड़े पैमाने पर बिजली का काम हो रहा है। तो ये राष्ट्रीय चित्र, पूर्वोत्तर के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे जिला थे पूर्वोत्तर में जहां आज तक मोबाइल फ़ोन टेलीफोन नहीं है। उसके लिए बड़े मात्रा में कैबिनेट ने पैसा दे करके उन पूरे पूर्वोत्तर भाग में मोबाइल फ़ोन कनेक्टिविटी और टावर कनेक्टिविटी का विस्तार किया है। डिजिटल इंडिया में 2.5 लाख ग्राम पंचायत में ऑप्टिकल फाइबर का तार बिछ रहा है, और कम से कम 1.25 लाख ऑप्टिकल फाइबर का, जो मुश्किल से 4,000 किलोमीटर था हमारी सरकार में, वो 1.25 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर के पहुँचने के साथ हर गाँव में कंप्यूटर कोर्सेज, कंप्यूटर से एक्सेस, कॉमन प्लेटफॉर्म, ये सब सर्विसेज के लिए उपयोग हो सकेगा। लगता है आपको कई मुद्दों पर सरकार फेल भी रही है, जिसमें खासतौर पर एक ब्लैक मनी का मुद्दा था, या कहिए कि महंगाई का मुद्दा है, दाल की बात करें, चीनी की बात करें, दोनों के दाम आसमान में। देखिए, होलसेल प्राइस इंडेक्स देखिएगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, आंशिक तौर से किसी माह में, कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जब उत्पादन कम होता है तो ये सब चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन अगर मोटे तौर से पूरा एवरेज देखें तो कंज्यूमर इन्फ्लेशन हमेशा नियंत्रण में रहा है। और पूर्व के वर्षों से, आंकड़ों की अगर बात ना की जाए, आंकड़ों में सच्चाई भी है। और आपको इस बात को स्वीकार करना होगा कि भारत में पिछले 3 वर्षों से भयंकर सूखा पड़ रहा है, बारिश का अभाव है। इस साल
मेट विभाग ने कहा है कि ये बेहतर होगा, लेकिन अगर इस देश का जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान किसी क्षेत्र का है तो उसमें कृषि का भी है कि उसमें उत्पादकता सीधे किसानों से जुड़ा हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग हो, इंडस्ट्री हो, सर्विसेज हो, कृषि का भी एक बड़ा अंग है और कृषि के क्षेत्र में भी विस्तार हुआ। लेकिन प्रकृति पर, और इसीलिए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना ये एक बड़ी योजना है कि देश को सेल्फ सफिशिएंट वाटर रिसोर्सेज के मामले में और सिंचाई के मामले में किया जाए। तो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, चाहे वो वित्तीय संकट से देश को उबारना हो, नौजवानों के लिए हो, स्किल के लिए हो, डिजिटल के लिए हो, किसी भी क्षेत्र में आप देखें प्रधानमंत्री ने कोई ना कोई बड़ा पहल किया है। अब सोशल इंक्लूजन में जो योजनाएं थे गरीबों के लिए, जिसमें बीमा योजना या एक्सीडेंट दुर्घटना या अटल बिहारी वाजपेयी पेंशन योजना, ये सब गरीबों के लिए है। अब 1 रुपया में 1 लाख का इंश्योरेंस मिले, 1 महीना में 1 रुपया, ऐसा कभी कल्पना है? तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोशल इंक्लूजन स्कीम भारत की सरकार ने चलाया, बहुत कामयाब हुआ है। अगर आप ही के मंत्रालय की मैं बात करूं, मैनिफेस्टो में दावा किया गया था कि स्किल डेवलपमेंट को मिशन मोड में लेके आया जाएगा। 1.5 साल हो गया आपके मंत्रालय को बने हुए, क्या बदलाव आपको लग रहा है कि आपको बदलाव दिख नहीं रहा है? मैं बताता हूँ। अगर इस देश में हमने बड़ा नारा लगाया मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया का मतलब वो निर्माण करना, और मेक इन इंडिया पर सबका भरोसा है कि भारत में बड़े पैमाने पर, जब से हमने FDI का रूल्स खोला है, जब से हमने इंश्योरेंस में और इन्वेस्टमेंट के लिए रास्ता खोला है, तो वैसी स्थिति में भारत में निर्माण कराने की क्षमता बढ़ रही है और बढ़ गई है। भारत की अपनी भी गति से जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद लगभग 7.6 और ये डबल डिजिट में पहुंचने की संभावना है, इससे बड़े मात्रा में लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। और क्योंकि इस रोजगार को मेक इन इंडिया तभी होगा जब हमारे पास मेकर्स इन इंडिया हो, आपके पास काम हुई और काम करने वाले लोग नहीं हो। और आज इस देश में 50 करोड़ लोग ऐसे जो असंगठित क्षेत्र में हैं, जिसमें कृषि के क्षेत्र में और गैर कृषि के क्षेत्र में, इन लोगों को भी वैसे प्रशिक्षण, देखिए हमारा ये मानना है कि 10 वर्ष की स्कूली शिक्षा बहुत ज़रूरी है, 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा बहुत ज़रूरी है, लेकिन 10 वर्ष की स्कूली शिक्षा या 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा आपको रोजगार शायद ना दिला सके, लेकिन 10 वर्ष की स्कूली शिक्षा के साथ या फिर 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा के साथ यदि हम 12 हफ्ते की ट्रेनिंग या 10 हफ्ते की ट्रेनिंग दिला दें तो जो ये एंट्री लेवल पर है उससे रोजगार मिल सकता है। और ये हमारा सबसे बड़ा अभियान है। बड़ी संख्या जो असंगठित क्षेत्र में 50 करोड़ असंगठित क्षेत्र के किसान मजदूर हैं, उन सब लोगों के लिए हम लोगों ने, प्रधानमंत्री ने ये विशेष योजना प्रारंभ की है। और मुझे नहीं लगता कि दुनिया में इतनी बड़ी योजना कोई आरंभ हुई। मेरा सरकार में आना 1.5 वर्ष पूर्व हुआ, और ये देश के 67 वर्ष के इतिहास में ये पहला मंत्रालय है जो सबसे यंग है। और मैं देश के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं था कि इस देश में स्किल को एक बड़ा स्वरूप दिया जाए। इसीलिए हर बैठक में स्किल की चर्चा करते हैं, हर विभाग में स्किल की समीक्षा होती है, देश में कितने स्किल मैन पावर की ज़रूरत है। गुजरात में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और केरला में, इन सब राज्यों में बड़े पैमाने पर स्किल का काम हुआ है। तो स्किल के इकोसिस्टम को, इसे डेफिनेशन देना बड़ा ज़रूरी था। हर राज्य अपने तरीके से कर रहा था। हर केंद्र सरकार के कई मंत्रालय, लगभग 70 योजनाएं, 25 मंत्रालय, इस प्रकार से कई योजनाएं चला रहे। तो उसका एक रूपरेखा तैयार करके आने वाले दिनों में स्किल का इकोसिस्टम क्या होगा, स्किल ट्रेनिंग कैसे होगी और इसके बेनिफिशियरीज को हम लाभ कैसे पहुंचाएंगे। हर संसदीय क्षेत्र में एक स्किल सेंटर खोलने की बात कही गई है। फिर मॉडल स्किल सेंटर चलाने हैं, मल्टी स्किल इंस्टीट्यूट से, सबके लिए सरकार ने पैसा प्रावधान कर दिया है और सब टेक ऑफ कर रहा है। अगर कोई डाटा शेयर कर पाए, पिछले 1.5 साल के अंदर कितने लोगों को स्किल किया है? देखिए, हम लोगों ने पिछले 1 वर्ष में जो हमारे पास डेटा है उसमें लगभग 82 लाख नौजवानों को भिन्न भिन्न प्रकार से स्किल दिया गया है। लेकिन अगला वर्ष ये लक्ष्य और भी बड़ा है। हम लोगों ने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो सबसे बड़ी योजना, जहां उद्योग में, चाहे वो निजी क्षेत्र में हो, कॉरपोरेट्स में हो या फिर पब्लिक सेक्टर में हो, इन तीनों स्थानों पर दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग अगर कहीं होता है तो औपचारिक ट्रेनिंग लेने के बाद इंडस्ट्री में होता है। चीन में 3 करोड़ लोगों को ये प्रशिक्षण मिलता है, जापान में 1 करोड़ और दुनिया भर में। भारत में इसकी संख्या मात्र 2.5 से 3 लाख है, मोटे तौर पर 3.5 लाख के आसपास, अगर HRD मंत्रालय के भी हम स्किल्स को, अप्रेंटिसशिप को जोड़ लें तो ये संख्या बिल्कुल। इसका प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया, हम लोगों ने अप्रेंटिसशिप एक्ट को पूरा रिवाइज किया है। और अब जो नया अप्रेंटिसशिप एक्ट हुआ है, श्रीमती गांधी के ज़माने में 1970 में 20वां बिंदु था 20 सूत्री में अप्रेंटिसशिप एक्ट में सुधार,
जो इस सरकार ने आके अब किया है, और उसमें भी लाखों नौजवानों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जा रही है। तो हमने हर मेगा सिस्टम में, मैक्रो सिस्टम में स्किल को एक रूप दिया है और स्किल की दिशा तय की है। मेक इन इंडिया की हम बात कर रहे हैं, आप कंपनियों को इनवाइट कर रहे हैं कि आइए यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए निवेश में। बात वही है, स्किल सेट अभी भी नहीं है। आपको लगता है ये बहुत बड़ा स्किल मिसमैच सेट है? अभी भी नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ पारंपरिक तौर से जो हार्ड स्किल्स जिसे हम कहते हैं, या तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में होते थे या ITIs में होते थे। उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स हैं जिसमें स्किलिंग का काम होना चाहिए। ठीक है, हमारी आकर्षण, लोगों की आकर्षण शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा रहा है। हम ज़्यादा शिक्षा की बात करते हैं, और शिक्षा का एक प्रकार का बायस था। आज स्मृति ईरानी जी से बात होती है, उन्होंने और हम लोग एक ही पेज पर हैं और एक ही प्लेटफॉर्म पर हम कह रहे हैं कि भाई शिक्षा के साथ साथ ये काम स्किलिंग का तो शिक्षा के साथ चलना चाहिए था। लेकिन 67 वर्षों से क्योंकि ये स्किलिंग का काम शिक्षा के साथ नहीं चला, तो अब बड़े कम अवधि में इस बड़े काम को पूरा करना है, तो ये बड़ा एक संकट है। लेकिन इस संकट से देश के प्रधानमंत्री ने पूरा का पूरा रास्ता तय कर दिया है कि शिक्षा में भी उद्यमिता और स्किलिंग एक पार्ट बने। हमने उसकी शुरुआत तो एक कर दी। बदलाव देख सकते हैं कि इसको भी एक रिकॉग्निशन मिलेगा इसको? देखिए, इस देश में बहुत विषयों के बारे में चर्चा हो चुकी है और बहुत विषयों के बारे में आने वाले दिनों में चर्चा होगी, लेकिन प्रधानमंत्री की एक योजना जो देश के हर नौजवान पे, हर बेरोजगार पे, हर व्यक्ति के ज़बान पे जाएगा, वो स्किलिंग होगा, कौशल का। और सिर्फ भारत का कौशल युक्त व्यक्ति सिर्फ भारत के लिए ही पर्याप्त नहीं होगा, पूरी दुनिया के लिए भारत केंद्र बिंदु कौशल के लिए बने, ये हमारा अभियान है। और देश के प्रधानमंत्री भी यही चाहते हैं। एनुअल टाइम में आपकी एक योजना थी कि डिग्री में आपके स्किल्स के नंबर भी लगेंगे? हाँ, वो सब बनाया जा रहा है, जो उसको क्रेडिट फ्रेमवर्क करते हैं। स्कूल में भी, कॉलेज में भी किस प्रकार से आपको स्किलिंग का क्रेडिट मिले, जो आपका फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में जुड़े, और उससे आप स्किलिंग के क्षेत्र में भी जा सकते हैं, आगे की पढ़ाई भी कर सकते हैं। इस योजना को हम लोगों ने लागू कर दिया है। फ्रूट जी, हम भारत को हम स्किल कैपिटल बनाने की हम बात कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है मिसमैच कहाँ है? हमको कौन कौन से स्टेप्स जो है वो लेने पड़ेंगे? देखिए, मिसमैच तो पारंपरिक तौर पर हो गया। आप दुनिया की तुलना में देखें, अगर आप जर्मनी को देखें, जापान को देखें, आज जर्मनी में जो प्रशिक्षित वर्कफोर्स है वो लगभग 74% है, और इसी प्रकार से जापान में 80% है, यूनाइटेड किंगडम में 68% है, कोरिया में 96, यानी कि हर 100 में से 96 व्यक्ति ऐसा है जिसके पास प्रशिक्षण हो। भारत में जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है उसे 3.5 के आसपास रखता है, तो बहुत बड़ा गैप है। और शायद इसी तथ्य को देश के प्रधानमंत्री ने पहचाना कि आखिर में जो हम बहुत बड़े, आज इंजीनियरिंग कॉलेजेस, आज देश के 18 लाख सीट्स हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, जिसमें 8 लाख सीट खाली हैं, क्योंकि बड़े लेवल की पढ़ाई के लिए रोजगार शायद नहीं हो, लेकिन एंट्री लेवल, उद्योग को एंट्री लेवल जॉब्स चाहिए जो हाथ से काम करके उद्योग के ढांचा को मजबूत रख सके। तो इसलिए इसको कामयाब करने की सबसे बड़ी चुनौती थी। और ये सिर्फ केंद्र की जिम्मेवारी नहीं है, राज्य सरकारें भी इस काम में लग रही हैं, और राज्य सरकारें भी इस काम को पूरा करने के लिए स्किल मिशन की स्थापना कर रही हैं, यानी कि एक केंद्र बिंदु हो, सभी विभागों में जो स्किल का काम हो रहा है वो केंद्रित हो और फिर वहाँ से ट्रेनिंग का हो। तो केंद्र सरकार राज्य सरकार को सहयोग देगी। हम एक बड़ा वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, जिसमें राज्य सरकारों को काफ़ी राशि मुहैया कराएंगे ताकि वहाँ पर भी कौशल विकास का काम कर सकें। इंडस्ट्री की बात करूँ तो क्या इंडस्ट्री आगे आ रही है, आपके साथ मिल रही है, जुड़ रही है, आपके सपोर्ट कर रही है? यस एंड नो। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, और इसीलिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के माध्यम से सेक्टर स्किल काउंसिल बनाए गए। और ये सेक्टर स्किल काउंसिल है, कोई सरकारी बॉडी नहीं है। ये सेक्टर स्किल काउंसिल है कि वो संस्था है जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से जो स्किलिंग में जो सेक्टर में आवश्यकता है, जिस ट्रेड की आवश्यकता है, और उसकी क्वालिफिकेशन पैक, यानी कि उसकी मान्यता क्या हो और कितने दिन की ट्रेनिंग के बाद वो सर्टिफिकेशन दे सके, और उस सर्टिफिकेशन के बाद वो व्यक्ति उस काम के लायक हो। देखिए, हमारा उद्देश्य है कि आज बहुत ऐसे नौजवान हैं जो स्कूल से ड्रॉप आउट हो चुके हैं, 7वीं 6ठी पास, गांव में बस रहे हैं, उनकी आमदनी 2000-3000 भी मुश्किल से है, खेत में मजदूर। यदि ऐसे तबके के लोगों के हाथ में हुनर पहुंचा करके हम अगर उसे 10,000-15,000 की श्रेणी में पहुंचा सके, वो अपने गांव पर काम कर सके, शायद ही खुशहाली। आज इस देश में हम लगभग 6 लाख लाइट कॉमर्शियल व्हीकल और हेवी कॉमर्शियल व्हीकल बनाते हैं प्रत्येक वर्ष, यानी कि 2 शिफ्ट में भी अगर 2 ड्राइवर मान लें तो लगभग 12 लाख हमें सिर्फ कॉमर्शियल व्हीकल्स के ड्राइवर चाहिए। आज हम इस देश में लगभग 30 लाख छोटी गाड़ियों का निर्माण करते हैं। छोटे गाड़ियों में 75% लोग स्वयं चलाते हैं, 25%, तो उसमें भी लगभग 6 लाख के आसपास हमें
टैक्सी ड्राइवर्स, घर में ड्राइवर, 18 से यानी कि 1.8 मिलियन लोग हमें सिर्फ चलाने वाले चाहिए। इसका बड़ा अभाव है। लॉजिस्टिक्स के सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में, प्लम्बिंग के सेक्टर में, आप किसी क्षेत्र में लोग बेरोजगार बैठे हैं। लोग के पास हुनर दिया जाए ताकि वो लोग अपने आप को स्वरोजगार में ढाल सकें। तो आपको लगता है कि आपका लक्ष्य जो है 2022 में 50 करोड़ लोगों को स्किल करना, वो आप अचीव कर पाएंगे? और आपको कौन कौन से स्टेप्स हैं वो लेने देखिए, पड़ेंगे? ये बहुत बड़ा लक्ष्य रखा गया है और मैं आज कह दूं कि इस लक्ष्य को हम पूरा प्राप्त कर लेंगे, ये थोड़ा अव्यवहारिक होगा। लेकिन इस लक्ष्य के प्राप्ति में हम चल पड़े हैं और देश के प्रधानमंत्री ने सभी साधन लगा के इस लक्ष्य को पूरा कराने का निर्णय लिया है। और मुझे इस 67 वर्ष के इतिहास में इस मंत्रालय की स्थापना से लेकर आज कार्य करने का मौका मिला। आपको लगता है फंड्स की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी? 1800 करोड़ फंड्स तो क्योंकि बहुत हम अपने आप को शिक्षा से तुलना करना है। शिक्षा में जहां मैंने अभी तक लाखों करोड़ खर्च हो गए, वहां हम 1000-2000 करोड़ से शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि इसमें हमें कोई चिंता नहीं करना है और जो भी आवश्यकता होगी उतना फंड हम मुहैया कराएंगे। हमारी कैपेसिटी भी होना चाहिए कि ना पैसे उसको खर्च करें और सही जगह पर खर्च करें, तो वो हम निर्माण कर रहे हैं और आने वाले दिनों में इसमें इस मद में भी बड़ा विस्तार होगा। अच्छा, इसके अलावा हम आपकी तुलना करेंगे यूपीए सरकार से, 5 साल पहले की सरकार से या मोदी सरकार की तुलना की जाए, क्या आप देखते हैं कि क्या वहाँ नहीं था और क्या आपके मंत्रालय में अभी या सरकार में? ये तो मंत्रालय थी ही नहीं, सरकार में। अब देखिए, हम तो अपने लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं और पिछली सरकार के बारे में लोगों ने ही तय कर दिया कि पिछली सरकारें कैसे चली हैं और इसी के एवज में हम सरकार में आए हैं। अब प्रत्येक दिन आप ही देखिए, वर्ष बीत गए हैं और ऑगस्टा वेस्टलैंड वाले मामले में किस प्रकार से तथ्य उभर के आ रहे हैं जिसमें वरिष्ठ कांग्रेस के लोगों का नाम आ रहा है। इसके पहले भी कई सारे, आज कोल ब्लॉक में 3 लाख करोड़ का नुकसान था, 1,25,000 सीएजी ने कहा, आज हमें उस ऑक्शन से 3 लाख करोड़ के आसपास मुनाफा हो रहा है। 2G में भी यही स्थिति थी। तो किसी भी क्षेत्र में तुलना की जाए तो मुझे लगता है इन्हीं कारणों से लोग, आज हमारी सरकार की अगर राजनीतिक फ्रंट पर पूछा जाए कि क्या उपलब्धि है, तो अभी तक क्या, मैं विश्वास करता हूं कि अंतिम दिन तक एक भी भारत सरकार के मंत्री पर एक भी ऐसा कोई आरोप भ्रष्टाचार का नहीं लगा है जिसमें कोई भी व्यक्ति कहीं खड़ा होकर कह दे कि इस मंत्रालय में, मोदी की सरकार में ये एक ब्लैक स्पॉट है। ताकत है हमारी। हो सकता है इसके कारण समाज में बहुत उथल पथल होता है, जो पत्रकारों के जगत में भी एक कोई ना कोई चर्चा बनानी है, इसलिए वो लोग लेकिन अभी तक भ्रष्टाचार की कोई आरोप नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो पिछली सरकार में इसी प्रकार से काम कर, आज आपको दर्जनों ऐसे मंत्री मिल जाएंगे भारत सरकार के जो सामान्य रूप से हवाई अड्डों पर आपको दिख जाएंगे, जिनके पास कोई लाल बत्ती नहीं है, जो सामान्य रूप से लोगों के बीच में होंगे। मैं इधर गया था केरल के चुनाव में, तो भारत के वित्त मंत्री एक सामान्य एयरलाइन के 17वें सीट पर कोने में बैठ कर के 4 घंटे की यात्रा में केरल पहुंच गए। आखिर में ये हम प्रचार नहीं करते हैं, लेकिन हमारी सरकार इसी रूपरेखा में चल रही है। आज राहुल गांधी पर भी आरोप लगा पार्लियामेंट में अगस्ता वेस्टलैंड को लेकर के, MRFGF में उनकी भूमिका, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसमें तो तथ्य है, हमने कुछ नहीं कहा, भाजपा की सरकार ने कुछ नहीं। इटली के कोर्ट ने कहा कि भारत में उस दौरान ऑगस्टा वेस्टलैंड के परचेज के समय फलाने फलाने कांग्रेस के नेताओं का नाम है और पूरा नाम उजागर कर दिया है। तो जो तथ्य, अब सोनिया जी के परिचय इटली में भी हो गया तो उनको पूछना चाहिए जा करके कि भैया ये सब क्यों दे रहे हो, अब तो हम सरकार में भी नहीं है। लेकिन अगर इटली की कोर्ट अगर इन सब बातों की जानकारी दे रही है, स्वाभाविक है भारत की सरकार को संज्ञान लेना पड़ेगा और भारत की सरकार को संज्ञान लेते हुए काम और जांच पूरा कराना होगा। इसके अलावा आखिरी सवाल ये है कि 2 साल हो चुके हैं, अगले 3 साल में क्या लगता है क्या काम करना बाकी है ताकि आपका मिशन 2019? देखिए, जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री ने सभी मुद्दों को उठाया है, शुरू में हमें भी लगता था कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन आज लोगों ने कहना शुरू कर दिया है। आज लोगों ने जिस प्रकार से सड़कों का, नेशनल हाईवेज का निर्माण 2 से 3 किलोमीटर था, आज हम 30 से 32 किलोमीटर प्रत्येक दिन सड़कों के निर्माण की गति पर पहुंच गए हैं। आज जिस प्रकार से ग्रामीण विकास में जो आवंटन था 6 या 7 हज़ार करोड़ रुपया, आज उस ग्रामीण क्षेत्र में जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में जो सड़कों के निर्माण का काम शुरू हुआ था, उसमें 19,000 करोड़ रुपए दिए। तो हम अपने लक्ष्य को रख करके, हमारा लक्ष्य गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, बेरोजगार, महिलाएं, इस लक्ष्य को लेकर के ये सरकार चल रही है और हमें कामयाबी प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। ये हम
और हमारा नेतृत्व में भरोसा है। और देश के लोगों ने भी एक बड़ी आस्था नरेंद्र मोदी जी के प्रति जताई है, और हम उस आस्था को बचाए रखने के लिए, उससे पूरा करने के लिए, उस पर भरोसा दिलाने के लिए और उस पर अमल करने के लिए हम लोगों ने, सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों ने संकल्प लिया है, और हम 24 घंटे इस काम में लगे रहते हैं। तो अगले 3 साल में और फ्लैगशिप प्रोग्राम आपके और भी बहुत सारी योजनाएं, देश के प्रधानमंत्री समय समय पर बहुत तरह की चर्चा करते हैं, बहुत कुछ ऐसा अनोखा होगा, और हम देश की सेवा के लिए आए हैं। हमारा लक्ष्य बिल्कुल साफ है कि हम देश में अपनी देश की सेवा के लिए आए हैं। देश की जनता को अंतिम रूप से तय करना होता है, हमें कोई एरोगेंस नहीं है, हमें कोई दिखावा नहीं है। हमारी मंत्रियों सामान्य रूप से एक आध अपवाद तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन आप इस सरकार में फ़र्क आपको स्वयं दिख रहा होगा, देश की जनता भी इस फ़र्क को देख रही है। सीमेंट से बातचीत करने के लिए बहुत